बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2022 यूनिट 10 और बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोग जिसका नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। देखिए जो 54 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जल्दी से हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी अनुबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? अनुच्छेद 224 से लेके अनुच्छेद 229 तक, या 324 से 329 तक, या 124 से 147 तक, या 352 से लेके 360 तक। तो इसका राइट आंसर है 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो वर्णन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। आपको याद रखना है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल होता है। भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है आपको बताना है। तो दोस्तों जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हें किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दोस्तों मान्यता प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद समकक्ष होता है, मतलब भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो किसके समकक्ष होता है? तो दोस्तों क्या वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या किसी राज्य के राज्यपाल, या लोकसभा का अध्यक्ष, या महान्यायवादी? तो दोस्तों जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर उसका पद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? क्या मतदाता सूची तैयार करना? बिल्कुल सही, मतदाता सूची तैयार करना ये शामिल है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों का चुनावों का संचालन करना, तो दोस्तों चाहे वो संसद का केंद्रीय चुनाव हो, चाहे वो राज्य के विधानमंडल का चुनाव हो, सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनावों का संचालन, ये भी सही है। विधानमंडल के चुनावों के लिए उचित प्रावधान करना, तो दोस्तों विधानमंडल के लिए उस चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना नहीं, क्योंकि सभी राज्यों में विधानमंडल अर्थात विधान सभा जो है वो विधान परिषद नहीं होती है, विधानसभा होती है। ठीक, तो नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? BN झा, TN शेषन, BB टंडन, या BS संपत? आपको बताना है कौन जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। तो दोस्तों TN शेषन, BS संपत, BB टंडन रहे हैं। BN झा जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आपको बताना है कि भारतीय निर्वाचन आयुक्त के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन कौन थे? तो भारतीय निर्वाचन आयुक्त के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वयस्क नागरिक को धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय या लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये उपबंध किसके अंतर्गत किया गया है? क्या अनुच्छेद 325 से, 326 से, 327 से, 328 है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 325 क्या कहता है कि किसी भी वयस्क को जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो उसे धर्म, जाति, संप्रदाय या लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 325 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि अनुच्छेद 324 के तहत संसदीय चुनावों, विधानसभा चुनावों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों हेतु चुनावों की देखरेख, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार चुनाव आयुक्त को प्राप्त है। क्या ये सही है? तो देख लेते हैं हम ये निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। एक अखिल भारतीय जो निर्वाचन आयोग होगा, क्या वो एक अखिल भारतीय आयोग होगा? ये भी देख लेते हैं, ये इसका आंसर क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या आएगा? इसका राष्ट्रीय आंसर आएगा, इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय आयोग होता है। विधानसभा के चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो, भारतीय निर्वाचन आयुक्त ही क्या है, उसे ही पूरे समस्त अधिकार प्राप्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति क्षेत्रीय परिषदों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है?
तो दोस्तों भाग 15 में क्या है, भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। भाग 15 आप याद रखेंगे कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग, तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? क्या वह राजीव कुमार है, या ओपी रावत है, या फिर दोस्तों अचल कुमार ज्योति हैं, या शरद अरविंद बोबड़े हैं? बताना है आपको कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजीव कुमार जी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि निर्वाचक नामावली तैयार करना व योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, क्या ये सही है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये सही है। दूसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनके चिन्हों को आवंटित करना, ये भी निर्वाचन आयुक्त का कार्य है। निर्वाचन के समय दल एवं उम्मीदवार हेतु आचार संहिता तैयार करना, बिल्कुल सही है। आचार संहिता तैयार भी कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही आचार संहिता तैयार की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनावों संबंधी विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाई गई है? कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनावों संबंधी विषयों में न्यायालय जो है वो न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक जो है लगाई गई है, वो किसके अंतर्गत है? क्या वह अनुच्छेद 329 है, 330 है, 331 है, या 332 है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 329 है। 329 के अंतर्गत ही न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? तो ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? तो क्या वह विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विधि एवं न्याय मंत्रालय। विधि एवं न्याय मंत्रालय ही क्या करता है? तो नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं? सुकुमार सेन, ये तो पहले ही थे। टीएन शेषन, या प्रशांत शर्मा, या वीएस रामादेवी? तो दोस्तों वीएस रामादेवी जो है वो पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है प्रशांत शर्मा। आपको याद रखना है, प्रशांत शर्मा जी जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। भारत में मत देने का अधिकार कैसा है? तो जो हम वोट करते हैं वो कैसा है? संवैधानिक अधिकार है, या क्या वह वैधानिक अधिकार है, या गैर संवैधानिक अधिकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम जो वोट देते हैं वो कैसा अधिकार है? एक संवैधानिक अधिकार है। और पहले इसकी जो वोट देने की आयु थी वो 21 वर्ष थी। फिर 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 के अंतर्गत ही जो मतदाता की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत, 1951 के अंतर्गत, 1976 के अंतर्गत, या 1986 के अंतर्गत? तो मताधिकार का जो हमें अधिकार है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हमें प्राप्त है। नेक्स्ट है परिसीमन आयोग। देखिए आपको पता होना चाहिए जो परिसीमन आयोग है जिसका वर्णन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत किया गया, 82 के अंतर्गत किया गया है। तो परिसीमन आयोग का क्या काम है, कार्य क्या है? आम चुनाव संपन्न कराना, या विगत जनगणना के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, उन्हें मान्यता प्रदान करना, ये किसका काम है? निर्वाचन आयोग का काम है। आम चुनाव संपन्न कराना ये निर्वाचन आयोग का काम है। और परिसीमन आयोग का काम है जनगणना के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना, है ना? ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जो रिंगिंग या चुनाव में धांधली है ना, ये शब्द आपको याद रखना है। रिंगिंग या चुनाव में धांधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा एवं अन्य अनियमितता के आधार पर निर्वाचन रद्द करने का अधिकार किसके पास है? तो निर्वाचन रद्द करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? तो वह निर्वाचन आयोग के पास है, ना कि संसद के। चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो जिससे हमें मताधिकार प्राप्त है दोस्तों, मताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत ही राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीजें जो है वो जल्दी याद होती हैं। प्रथम परिसीमन आयोग कब गठित किया गया था? तो प्रथम परिसीमन आयोग जो है वो वर्ष 1952 में गठित किया गया था।
भारत का निर्वाचन आयोग निम्न में से किस प्रकार का एक निकाय है? क्या वह संवैधानिक निकाय है, सांविधिक है या गैर सांविधिक निकाय है? मैं इस वजह से स्पीड में पढ़ा रही हूँ दोस्तों, ताकि हम जल्द कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो लगा सके। तो कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि 324 से लेकर 329 तक जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के द्वारा पारित किया जाता है? तो 327 आप याद रखेंगे। जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसके अंतर्गत हमें मतदाता का अधिकार प्राप्त है, निर्वाचन का अधिकार प्राप्त है, साथ ही साथ दोस्तों राजनीतिक दलों के पंजीकरण का अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 327 याद रखेंगे, अनुच्छेद 327। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन के लिए अभी तक कितने परिसीमन आयोग जो है वो गठित हो चुके हैं? आपको बताना है कि अभी तक भारत में कितने परिसीमन जो आयोग हैं गठित हो चुके हैं। क्या 2, 5, 6 या 9? कितने परिसीमन आयोग अभी तक गठित हैं? तो दोस्तों अभी तक कुल 5 परिसीमन आयोग का जो गठन है वो किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है? तो प्रथम परिसीमन आयोग, दोस्तों यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि 5 परिसीमन आयोग, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो प्रथम परिसीमन आयोग है। वैसे इसकी जगह 4 होता तो हम 4 आंसर करते है ना ऑप्शन में, लेकिन 4 नहीं था तो हमने 5 आंसर किया। पर प्रथम परिसीमन आयोग, तो प्रथम परिसीमन आयोग दोस्तों ये बिल्कुल सही है, वर्ष 1952 में गठित किया गया था। द्वितीय परिसीमन आयोग कब गठित किया गया? तो 1963 में गठित किया गया। फिर तृतीय परिसीमन आयोग, दोस्तों ये गलत है क्योंकि ये 1973 में गठित किया गया था। और चतुर्थ परिसीमन आयोग 2002 ये सही है। निर्वाचन आयोग की शक्तियों का विस्तार किसमें किया गया है? तो निर्वाचन आयोग की शक्तियों का विस्तार कभी भी निर्वाचन आयोग से संबंधित आए तो आप लगा सकते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम वर्ष 1951 के तहत। और ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम हमें किससे मिला है? तो अनुच्छेद 327 से मिला है। देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु कौन जिम्मेदार है? तो भारत का निर्वाचन आयोग यही है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो है वो कराता है। और दोस्तों कुछ समितियां भी आपको याद रखनी है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन सी समिति जो है वो कब गठित की गई है निर्वाचन आयोग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन एवं भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जितने भी जो निर्वाचन आयुक्त के वेतन एवं भत्ते हैं वो किस निधि से दिए जाते हैं आपको पता होना चाहिए। वो दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से। जिस पर किसका नियंत्रण होता है? तो दोस्तों संसद का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक आयुक्तों को किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? किसकी सिफारिश पर अन्य आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्तों को हटाया जाता है? तो दोस्तों बिल्कुल सही, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है इन्हें अपने पद से हटा देते हैं। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश पर? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, सही है। राज्यों में होने वाले पंचायत एवं निगम चुनावों से उनका कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल सही, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त जो है वो पंचायतों में भारतीय निर्वाचन आयोग का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है पंचायत और निगम चुनावों में। राज्य निर्वाचन आयुक्त है, राज्य निर्वाचन आयोग ही क्या देखता है? पंचायत और निगम चुनावों को देखता है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें, निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें एवं पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्तें होती हैं वो कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। प्रादेशिक आयुक्त की सेवा शर्तें एवं पदावधि राज्यपाल के निर्धारित की जाती है, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों यदि हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रादेशिक आयुक्त की सेवा और शर्तें जो है वो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाने संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाने संबंधी
जो उपबंध हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत। अनुच्छेद 324(5) में क्या दिया गया है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाने संबंधी उपबंध, और कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति हटाता है। नेक्स्ट है कि जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो जिले में जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकारी की नियुक्ति दोस्तों की जाती है जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की सहायता कौन करता है? क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी करता है, राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, या उप चुनाव आयुक्त करता है? तो दोस्तों जो राज्य स्तर पर चुनाव आयुक्त की सहायता है वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी करता है। कौन करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो प्रादेशिक आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। उनकी सेवा, शर्तें आदि का निर्धारण कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही करता, ना कि राज्यपाल। तो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं 53 क्वेश्चन है हमारा ये, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उस रीति से हटाया जा सकेगा जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। देखते हैं, सही है, क्योंकि उसी रीति से हटाया जाता है जिस प्रकार से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार। नेक्स्ट, अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकेगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन सिफारिश पर किसकी? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। जल्दी से बताना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देते हैं? वो किसे देते हैं? तो देखिए, यदि हम बात करते हैं हटाने की, तो वो कौन हटाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो हटाया जाता है। और लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि राष्ट्रपति को ही क्या देते हैं? ये अपना त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्यों की प्रकृति कैसी है? भारत के निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्यों की प्रकृति कैसी है? प्रशासनिक है, सलाहकारी है, या अर्ध न्यायिक है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सलाहकारी भी होती है और अर्ध न्यायिक भी है, प्रशासनिक नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जो निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्य है वो कैसे है? तो सलाहकारी भी है और अर्ध न्यायिक भी है। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें एवं पदावधि, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी सेवा शर्तें एवं पदावधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, या राज्यपाल के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो जो राष्ट्रपति है, याद रखेंगे, जो राष्ट्रपति है यही क्या करता है? निर्वाचन आयुक्तों की एवं प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएस है ना, ईवीएस, इसका प्रथम प्रयोग किस राज्य में किया गया था? तो देखिए, यदि हम बात करते हैं ईवीएम है ना, तो ईवीएम का जो पहला प्रयोग है दोस्तों वो किस राज्य में किया गया था? तो सबसे पहली बार ईवीएम का जो प्रयोग है वो कहाँ किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था केरल में। आप याद रखेंगे कहाँ पर किया गया था? तो पहली बार ईवीएम का जो प्रयोग है वो केरल में किया गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं ईवीएम के बारे में जो कुछ जानकारी है वो आप याद रख लें कि पहला जो प्रयोग है वो केरल में किया गया था, और ये जो ईवीएम है वो 15 अक्टूबर 1980 को ये तैयार की गई थी भारत में। 15 अक्टूबर 1980 को ये क्या किया गया था? जो ईवीएम है वो तैयार की गई थी, और केरल विधानसभा में जो पारुल चुनाव हुए थे, केरल विधानसभा के अंतर्गत जो पारुल चुनाव हुए थे, वहां पर इसका प्रयोग वर्ष 1982 में 19 मई 1982 में इसका पहली बार प्रयोग जो है वो केरल की पारुल चुनावों में किया गया था। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन है या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर जो है वो ईवीएम को क्या करता है? तैयार करता है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर
और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद, इन दोनों के द्वारा ही संयुक्त रूप से ईवीएम का निर्माण जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में कौन शामिल नहीं है? वर्तमान में कौन भारतीय निर्वाचन आयोग में शामिल नहीं है? सुनील चंद्र, राजीव कुमार, अनूप चंद्र या अरुण गोयल? तो कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो सुनील चंद्र जो है वो शामिल नहीं है। राजीव कुमार वर्तमान में अभी क्या है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, ठीक है। फिर भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 25 जनवरी 1950 को की गई। ईवीएम से पूर्ण आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए? तो ईवीएम से जो पूर्ण चुनाव है वो वर्ष 2004 में। आप याद रखेंगे, वर्ष 2004 में क्या किया गया था? तो ईवीएम से संपूर्ण आम चुनाव जो है वो संपन्न किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वीवीपैट मशीन का सबसे पहली बार प्रयोग किस राज्य में किया गया? दोस्तों, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। तो ये क्या है? वीवीपैट का नाम है ना, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल। और इस मशीन का सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था दोस्तों, वो कहाँ पर किया गया? नागालैंड में। कहाँ किया गया था? तो नागालैंड का नोकसेन में 2013 में नागालैंड के नोकसेन में सबसे पहली नोकसेन विधानसभा में इसका प्रयोग किया गया था। वीवीपैट मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? किसके द्वारा वीवीपैट दोस्तों बनी है? तो दोनों के द्वारा ही बनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है। लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यह उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 325, 326, 327 या 328? किस में किया गया है? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 326 में, क्योंकि 327 में अभी हमने पढ़ा था। 325 में इस बात का वर्णन है कि किसी भी वयस्क व्यक्ति को जो 18 वर्ष से ज्यादा आयु पूर्ण कर चुका हो, उसे किस धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार से वोट देने या मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 327 में वर्णन किया गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का, और 326 में वर्णन किया गया है कि लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर ही किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए चुनाव की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? जो चुनाव की अधिसूचना जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति क्या करता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है और चुनाव कौन कराता है? संपन्न चुनाव कराता है भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडलों के चुनावों में संसद में कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन है? विधानमंडलों के द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति किसके अंतर्गत वर्णन है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, अनुच्छेद 327 में ही क्या है? कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा और केंद्र में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों की अधिसूचना जो है राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? किसी राज्य के विधानमंडल को चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति किस संविधान के अंतर्गत वर्णित है? तो दोस्तों, भारत के अनुच्छेद 328 में इस बात का वर्णन किया गया है कि विधानमंडल चुनाव के लिए कानून बना सकता है ना? ये आप याद रखेंगे। और विधानमंडल जो है वो संसद के कानूनों के लिए, तो वो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 327। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोहर सिंह गिल थे, जेम्स माइकल लिंगदो थे, टी.एस. कृष्णमूर्ति थे या बी.बी. टंडन थे? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मनोहर सिंह गिल।
मनोहर सिंह गिल कौन थे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में। नेक्स्ट है मनोहर सिंह गिल, आप याद रखेंगे मनोहर सिंह गिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भारत निर्वाचन आयोग को पुनः 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया? भारतीय निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग, देखिए 1989 तक जो था वो हमारे 3 सदस्यीय आयोग ही हुआ करते, एक ही सदस्यीय आयोग हुआ करता था। फिर उसके बाद में दोस्तों वर्ष 1993 आया और फिर से क्या बना दिया गया? पुनः 3 सदस्यीय आयोग जो है वो बना दिया गया। तो भारतीय निर्वाचन आयोग को पुनः 3 सदस्यीय आयोग अक्टूबर वर्ष 1993 को बनाया गया था। दोस्तों यदि हम मनोहर सिंह गिल की बात कर रहे हैं तो इनका आपको कार्यकाल याद रखना है। इनका कार्यकाल 1996 से लगाकर 2001 तक था, 21वीं सदी के प्रारंभ में 1996 से लगाकर 2001 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील चंद्रा कौन से क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? जो सुशील चंद्रा हैं वो कौन से क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? तो दोस्तों वे 24वें क्रम के क्या थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो सुनील अरोड़ा के बाद बने थे। आपको याद रखना है सुनील अरोड़ा के बाद। और वर्तमान में जो राजीव कुमार हैं ये 25वें क्रम के क्या हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, राजीव कुमार वर्तमान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है। या संविधान में सेवावृत्ति चुनाव आयुक्तों को सरकार के द्वारा किसी और की नियुक्ति से वंचित नहीं किया गया है। सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार के द्वारा किसी और की नियुक्ति से वंचित नहीं किया गया कि आप यदि मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते हैं तो आप फिर कहीं और नियुक्त नहीं किए जाएंगे। ये बिल्कुल सही है ना? तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये सभी जो आंसर हैं, ये सभी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसी के बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।